मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चाओं में संविधान के प्रारंभिक बातों पर हमने चर्चा कर ली थी, वो चर्चा पूरी हो गई। अब हम शासन के विभिन्न अंगों के संगठन और उनके कार्यों पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले कार्यपालिका आता है। संविधान में इसी क्रम से इन सभी शासन के अंगों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 5 में, इसके पहले भाग 3 और 4 का हमने अध्ययन किया। भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान है और भाग 5 में संघ शासन के विभिन्न अंगों का उल्लेख है। तो भाग 5 का यह अध्याय 1 में कार्यपालिका में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो यह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 के अंतर्गत इनका उल्लेख है। भारत में संसदीय शासन की स्थापना की गई है। संसदीय शासन में कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाता है और दूसरा भाग वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है और वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल सम्मिलित होता है। इन दोनों के अंतर्गत ये नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में भारत में राष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई है। चूंकि संसदीय शासन है, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में, इसके पहले हमने 51 और 51 की चर्चा की थी। 51 तक निर्देशक तत्वों को उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 52 से अध्याय 1 भाग 5 शुरू होता है। तो अनुच्छेद 52 में एक वाक्य है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट इन इंडिया। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। 3 बातें हैं इसमें। एक, राष्ट्रपति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति में निहित होगी, पहली बात। दूसरी चीज, वह इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तीसरी बात, वह स्वयं इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है अथवा वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब अधीनस्थ अधिकारी में कौन आते हैं? मंत्रियों को अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब सचिव वगैरह या बाबू, ये सब नहीं। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है मंत्री, वह मंत्रियों की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति में संघ की पूरी कार्यपालिका शक्तियां निहित कर दी गई हैं। इसके आगे अनुच्छेद 53 में ऐसा उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में 2 नंबर का, अनुच्छेद 53 में कुछ कंडिकाएं हैं, उसमें अनुच्छेद 53 के 2 नंबर कंडिका में उल्लेख है कि संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, सुप्रीम कमांडेंट, राष्ट्रपति में निहित होगा और वह इसका प्रयोग विधि के अनुसार करेगा। विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी।
रक्षा बलों के नियंत्रण के बारे में पूरा कानून संसद बनाएगी और राष्ट्रपति इसी कानून के अनुरूप तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ऐसा उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा। उस निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। दो बातें हो गई, एक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सब मिलकर के एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे और यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। इसी बीच संवैधानिक संशोधन 70 जो 1992 में किया गया था, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। तो इस प्रकार से 29 राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, 29 राज्य, फिर दिल्ली और पांडिचेरी, ये सब के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के पात्र हैं। अनुच्छेद 55 के 3 नंबर में, एक दो तीसरा, एक दूसरा, एक और दो को उतना ज्यादा उल्लेख नहीं है। 3 नंबर में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान की रीति से किया जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान की रीति से किया जाएगा। यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसके बारे में 2 लाइन सुन ले। जैसे मान लीजिए एक क्लास से एक कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाना है या 2 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना है। उस क्लास में छात्र भी हैं, छात्राएं भी। एक सामान्य सी अंडरस्टैंडिंग है कि छात्र को ही अपना वोट देंगे और छात्राएं छात्रा प्रतिनिधि को वोट देंगे, छात्रा उम्मीदवार को वोट देंगे। आप इसको राजनीतिक दल के संदर्भ में समझ लीजिएगा। मान लीजिए 2 प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना है। उस क्लास में 50 छात्र हैं और 60 छात्राएं हैं। 110 कुल मिलाकर छात्र छात्राएं हैं। छात्राओं की संख्या अधिक है। परिणाम क्या होगा कि छात्राएं चूंकि केवल छात्रा उम्मीदवार को ही वोट देंगी, इसलिए जो 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे ये दोनों छात्राएं ही निर्वाचित होंगे। छात्र जिनकी संख्या 50 है उनका एक भी प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हो पाएगा, सामान्य बहुमत की पद्धति से यदि निर्वाचन करें तो। लेकिन यदि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया जाता है तो उसमें जिस अनुपात में आपके सदस्यों की संख्या है उसी अनुपात में आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाता है। तो यदि 2 प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना है तो यदि छात्राएं एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करती हैं तो छात्रों को भी अपना एक छात्र उम्मीदवार को निर्वाचित करने का अधिकार मिल जाता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। वर्तमान समय में जो लोकसभा, राज्य विधानसभा वगैरह वगैरह के जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित घोषित किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिस अनुपात में आपके सदस्यों की संख्या है उसी अनुपात में आप अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन कर सकते हैं। इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की 2 पद्धतियां हैं। एक को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो भारत में लागू है, और दूसरे को कहते हैं सूची पद्धति
लिस्ट सिस्टम। सूची पद्धति में क्या होता है कि मतदाता अपना मत किसी उम्मीदवार को नहीं देता, अपितु वह पार्टी को वोट देता, राजनीतिक दल को वोट देता है। और जिस राजनीतिक दल को 50 से ज्यादा प्रतिशत मत मिल गए, जिस राजनीतिक दल को 50% से अधिक वोट मिल गए, उसके सब के सब प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं, विरोधी दल को एक भी सीट नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए एक राज्य से हमें 10 लोगों को निर्वाचित करना है, पूरा राज्य एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतलब पूरा राज्य एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते। पूरे राज्य से 10 सदस्यों का निर्वाचन करना है, तो यहां पर मतदाता पार्टी को वोट देंगे और प्रत्येक पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल हैं चुनाव में भाग ले रही हैं, ये सब राजनीतिक दल अपना 10-10 कैंडिडेट का नाम जनता को दिखाएंगे कि ये हमारे 10 लोग हैं, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए। तो मतदाता राजनीतिक दल को वोट देता है। उसके बाद गणना होगी। मतगणना में यदि किसी एक दल को राज्य के कुल मतदाताओं का आधा से अधिक वोट मिल गया, तो 10 के 10 उसी दल के प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित हो जाते हैं, दूसरे दल को एक भी सीट नहीं मिलती। लेकिन यदि मान लीजिए 50% किसी भी दल को नहीं मिला, तो जितना प्रतिशत वोट मिला विभिन्न दलों को, उतने प्रतिशत सदस्य उस दल से निर्वाचित घोषित हो जाएंगे। ये पद्धति अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए जिस निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन इसी सूची पद्धति से किया जाता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब होता है कि एक मतदाता का, एक उम्मीदवार का वोट दूसरे उम्मीदवार तक संक्रमण करता है, जाता है, चलता है। मतलब कि एक उम्मीदवार को दिए गए वोट दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर किया जाता है। इसे एकल संक्रमणीय कहते हैं। भारतीय संविधान में एक निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, धन, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के एक निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। इसके पहले उन राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। सदस्यों के मतों का मूल्य, इसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन चूंकि संविधान में उल्लेख है, इसलिए इसका अध्ययन करना भी आवश्यक है कि विधानसभा का एक सदस्य यदि अपना एक वोट डालता है तो उसके मतों का मूल्य क्या होगा। इसके लिए सूत्र है राज्य विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य। इसका सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागित 1000। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ है और उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 100 है, तो 2 करोड़ भागित 100 फिर भागित 1000। यदि हम इसको गणना करें तो आता है 200। मतलब उस राज्य के विधानसभा का एक सदस्य यदि एक वोट देता है, अपना एक वोट देता है, तो उसके वोटों का मूल्य 200 होगा। और उस राज्य विधानसभा में 100 सदस्य हैं, तो 100 गुणित 200 बराबर 20,000। उस राज्य के विधानसभा के सभी सदस्यों के मतों का मूल्य कुल 20,000 होगा। क्लियर हुआ? राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागित 1000। 2 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें हमने पहले 100 सदस्यों का 100 का भाग दिया, जितना आया उसमें फिर से 1000 को भाग दिया, आया 200। मतलब उस राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य, एक सदस्य के मत का मूल्य 200 होगा। कुल मिलाकर 100 सदस्य हैं,
200 गुणित 100 बराबर 20,000। उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल सदस्यों का मतों का मूल्य होगा 20,000। अब इसी प्रकार से, इसी तरीके से पूरे भारत के जितने भी विधानसभाएं हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के मतों का मूल्य निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत 40, 50, 20, 25 इस प्रकार से कुछ फर्क पड़ेगा। इस प्रकार से सभी राज्यों को विधानसभा के मतों का मूल्य निकाल लिया जाएगा। अब संसद के निर्वाचित सदस्यों की मतों का मूल्य निकालेंगे। इसका सूत्र है राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मतों का कुल मूल्य, मतलब कि पूरे 29 राज्यों की विधानसभा, धन, दिल्ली और पांडिचेरी, ये सब मिला करके सभी सदस्यों के मतों का कुल मूल्य जितना होगा उसको संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए 3,75,000 है भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य। मान लीजिए 3,75,000 है और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मान लीजिए 750 है, तो 3,75,000 भागित 750 बराबर 500। मतलब कि संसद का एक सदस्य यदि अपना एक वोट देगा तो उसके एक वोट का मूल्य 500 होगा। ये मतों का मूल्य निकालने का सूत्र किसी भी टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा। अब दो चीजें, एक निर्वाचन कोटा निकालना। निर्वाचन कोटा का तात्पर्य है कि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो रहे हैं इनमें से कितना वोट मिलने पर कोई उम्मीदवार निर्वाचित होगा, वो है निर्वाचन कोटा। सामान्य निर्वाचन में जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है उसको वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, लेकिन एकल संक्रमणी मत पद्धति में निर्वाचन कोटा निकालते हैं। निर्वाचन कोटा का मतलब न्यूनतम वोट, कितना वोट पाने पर कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होगा, वो निर्वाचन कोटा है। इसका सूत्र है क्या, कुल मतदाता बटे निर्वाचित प्रतिनिधियों, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, धन 1। जैसे कुल मतदाता, मान लीजिए सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सब मिलकर के मान लीजिए 5,000 होते हैं। तो 5,000 को निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि, कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित करना है? 1। धन 1, 2 हो गया। 2 का आपने 5,000 से विभाजित किया, भाग दिया, 2,500 आया। धन 1 जोड़ दिया, 2,501। मतलब राष्ट्रपति वही व्यक्ति निर्वाचित घोषित होगा जिसे कम से कम 2,501 वोट मिलेंगे। ये निर्वाचन कोटा है। ये दो चीजों को ध्यान रखिए, एक कुल मतदाताओं की संख्या 5,000 है और निर्वाचन कोटा उसका आधा से एक ज्यादा 2,501 है। ये 5,000 2,501 आगे काम आएगा। अब देखिए मतदान या मतपत्र। हम जब पहले सामान्य निर्वाचनों में वोट डालने जाते थे तो हमको कागज का एक मतपत्र दिया जाता था। उस कागज के मतपत्र में एक तरफ कैंडिडेट का नाम लिखा रहता था, उसके सामने उसका चुनाव चिन्ह रहता था। हम उस कॉलम में जिस कैंडिडेट को हमको वोट देना है उस व्यक्ति के नाम के कॉलम में या उसका जो चिन्ह है उसके चिन्ह में हम एक रबर स्टाम्प लगाते थे और इस प्रकार से हम वोट देते थे। आजकल तो ईवीएम आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है। हम अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने जो बटन है उस बटन को दबा करके हम अपना वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभी तक ईवीएम का उपयोग नहीं किया जा सका है।
मतपत्र का प्रारूप कैसे होता है। अभी भी यहां पर कागज के मतपत्रों का उपयोग किया जाता है। वो कैसे, देखिए। मतपत्र जो होगा उसमें मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए 4 लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, A, B, C, D। तो जब एक मतदाता मत देने आएगा, ये 5000 लोग जो वोट देने आएंगे, ये जो 5000 कुल मतदाता हैं, ये जब वोट देने आएंगे मतदान केंद्र में, तो वो एक व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, अपितु जितने भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं सभी उम्मीदवारों को वोट देंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये उल्लेखनीय तत्व है, इसको याद रखना चाहिए आपको कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जब मतदाता मत देने आता है तो वह चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों को वोट देता है। तो ऐसे में तो मतगणना हो ही नहीं सकती। हो सकता है सबको समान मत मिल जाए, तो फिर क्या करते हैं, उसके लिए एक पद्धति यह है कि वह अपनी पसंद के उम्मीदवार को एक नंबर लिखेगा, मतलब नंबर डाल करके वोट डालेगा। कैसे नंबर डाल करके, कि मतदाता जब मत देने आएगा तो अपने पसंद के उम्मीदवार को एक नंबर देगा, अपनी पसंद के उम्मीदवार को एक नंबर देगा। तब उससे पूछा जाएगा कि यदि मान लीजिए आपकी पसंद का उम्मीदवार विजयी नहीं हो पाया तो आप अपना ऑप्शन दीजिए, विकल्प दीजिए। तो मान लीजिए वह अपना वोट एक दूसरे को देता है, जिसको पसंद करेगा उसके सामने लिखेगा 2, फिर उससे ऑप्शन मांगा जाएगा आपकी तीसरी पसंद क्या है, तो एक कैंडिडेट के सामने लिख देगा 3, और आखिरी पसंद 4 लोग है, आखिरी पसंद वो 4 हो जाएगा। तो वह चारों को वोट देगा, लेकिन नंबर डालकर वोट देगा। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, यदि मान लीजिए कोई मतदाता, ये 5000 मतदाता केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने एक लिख दिया, बाकी यदि ब्लैंक छोड़ दिया, बाकी 3 को वोट नहीं दिया, तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, आप उसके मतपत्र को चेक तो नहीं कर सकते, गुप्त मतदान है। तो फिर इस निर्वाचन पद्धति का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक मतदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों को वोट दे। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई मतदाता 2 उम्मीदवार के नाम के सामने एक ही नंबर लिख देता है, तो उसका वह वोट निरस्त हो जाता है, अवैध हो जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि एक व्यक्ति की एक बार में पसंद एक ही होगी, 2 नहीं हो सकती। तो मान लीजिए उसने 2 लोगों को एक नंबर दे दिया या 2 लोगों को 2 नंबर दे दिया, तो ये उसका मतपत्र अवैध घोषित हो जाएगा। ये है मतदान करने की पद्धति, जिसमें प्रत्येक मतदाता सभी उम्मीदवारों को नंबर लिख करके, अपनी वरीयता निर्धारित करते हुए नंबर लिख करके वोट देता है। अब देखें मतगणना। भारत में अपने विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं, वे अपने राज्य की विधानसभा में उपस्थित होते हैं और वहां पर फिर मतदान करते हैं। इन सभी मतपेटियों को सील करके निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाता है। निर्वाचन आयोग सभी राज्यों के मतपेटियों को कलेक्ट करता है। संसद के सदस्यों का जो मतपेटी होता है उसको कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद मतगणना होती है। मतगणना में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ध्यान से सुनेंगे समझ में बात आ जाएगी। देखिए, चूंकि 4 उम्मीदवार खड़े हैं और मतदाताओं ने 1, 2, 3, 4 लिख करके वोट दिया है। तीसरी चीज, कुल 5000 मतदाता हैं और निर्वाचन कोटा 2501 है, मतलब आधा से ज्यादा है। मतगणना होगी। मतगणना में सबसे पहले
इन चारों उम्मीदवारों को एक नंबर का जो वोट मिला है उसकी गणना होगी, मतपत्रों की गणना होगी। जिसको एक नंबर का वोट मिला है, एक नंबर का वोट मतलब कि जिस उम्मीदवार के सामने एक नंबर लिखा हुआ है, ऐसे वोटों की गणना होगी पहले। तो इसको कह रहे हैं प्रथम वरीयता मत। मान लीजिए ए को 1500 लोगों ने एक नंबर का वोट दिया, बी को 800 लोगों ने दिया, सी को 1300 लोगों ने दिया, डी को 1400 लोगों ने एक नंबर का वोट दिया। ये टोटल हो गया 5000। 1500, 800, 1300, 1400, ये हो गया 5000। इसको टोटल करेंगे 5000 होगा। देखिए 2501 निर्वाचन कोटा है। इन चारों में से किसी को भी 2501 वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रथम वरीयता की गणना के अनुसार कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? जिसको सबसे कम वोट मिले, एक नंबर का सबसे कम वोट जिसको मिला है, अब उसके निर्वाचित होने की तो कोई संभावना नहीं है, तो उसके मतपत्रों को निकालते हैं। उसके मतपत्रों में यह अब चेक किया जाता है कि जैसे ये 800 है, 800 सबसे कम वोट है, 800 मतपत्रों को निकालेंगे। इन 800 मतपत्रों में यह देखा जाएगा कि इन 800 मतदाताओं ने 2 नंबर का वोट किसको दिया है, 2 नंबर का वोट किसको दिया है। अब 800 में से मान लीजिए ए को 200 लोगों ने वोट दिया 2 नंबर का, सी को 500 लोगों ने दिया, डी को 100 लोगों ने दिया। ये 800 हो गया, ये 800, 2, 5, 7, 1, 800 ये हो गया। टोटल करिए, ये हो गया 1700, ये हो गया 1800, ये हो गया 1500। अभी भी 2501 वोट नहीं मिला है, तो फिर क्या करेंगे? अब तीसरी वरीयता के मतों की गणना होगी। जिसका वोट सबसे कम है, किसका वोट सबसे कम है? ये 1500 वोट है। 1500 मतपत्रों को फिर निकालेंगे। इन 1500 मतपत्रों में यह देखा जाएगा कि इन 1500 मतदाताओं ने 3 नंबर का वोट किसको दिए। 2 नंबर के वोटों की गणना हो चुकी है, अब 3 नंबर के वोटों की गणना देखेंगे। मान लीजिए इन 1500 लोगों में से 1000 लोगों ने सी को दिया 3 नंबर का वोट और 500 लोगों ने ए को दिया, हो गया 1800। अब हो गया 1500। अब इसकी टोटल करेंगे। 2 उम्मीदवार बचे, ए और सी। इसको मिला 15, 17, 5, 2200 वोट इसको मिला, और सी को मिला 13, 5, 18, 10, 28, 2800 वोट मिला। तो 2800 वोट पाने वाला उम्मीदवार सी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित घोषित हो जाएगा। यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। इसी पद्धति से भारत में राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इसी तरीके से होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। इसी के साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक सामान्य सी जानकारी पूरी हुई। आगे अगले व्याख्यान में फिर आगे चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।